प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और उसी क्रम में आज बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास के लिए पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जो इससे पहले वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस किया था उसमें 2 नियम हमने आपको बताए थे। कौन कौन से नियम थे जरा देखिए। हमने पहला जो नियम था वो हमने बताया था आपको वोल्ट का विभाजन नियम। वोल्ट का विभाजन नियम पहला जो नियम बताया था हमने, इसके बारे में हम इससे पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो आपका है वो लेक्चर 4 है, लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 3 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और कुछ पार्ट हम दूसरा जो नियम बताया था उसको भी डिस्कस कर चुके थे। पूरा नहीं हो पाया था उस समय के अभाव के कारण। तो वोल्ट का विभाजन नियम हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा जो हमने एक नियम बताया था वो नियम था आपका धारा विभाजन नियम। धारा विभाजन नियम यानी दूसरा जो लेक्चर है और दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है धारा विभाजन नियम। इसको हम आज स्टडी करने वाले हैं कि धारा विभाजन नियम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि धारा विभाजन नियम समझने की कोशिश करते हैं क्या है। करंट डिवाइडिंग रूल इंग्लिश इसको कहते हैं धारा विभाजन नियम। धारा विभाजन नियम में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जैसे वोल्ट का विभाजन वोल्टेज या वोल्टेज विभाजन नियम में हमने चित्र बनवाया था, उसी प्रकार से इस नियम में भी इस नियम को हम ड्रॉ करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और उससे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए जरा चित्र क्या है। एक बैटरी हमने लगा दी V वोल्टेज की, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये कर दिया, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, तो ये R1 और ये R2, 1 A B C D E और ये F। इस चित्र में जरा देखिए कि इसमें एक हमने बैटरी लगाई है और बैटरी लगाने के बाद 2 प्रतिरोध R1 और R2 लगाए हैं इसमें। ये दोनों प्रतिरोध आपके किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। पढ़ चुके हो आप किस प्रकार से जो प्रतिरोध होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं और किस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो ये दोनों जो प्रतिरोध है यहाँ पर ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए अब इसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है। यहाँ से धारा कितनी जा रही है? IS। और ये जो पॉइंट B है इसका हम दूसरे लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं। ये जो पॉइंट B है इसको हम कहते हैं, ये कहलाएगा नोड बिंदु। क्या कहलाता है? ये नोड बिंदु, ठीक है, संधि बिंदु कहलाता है ये। तो अब इसमें इस बिंदु B पर ये जो धारा I है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इस तरफ जो धारा आ जाती है यानी नीचे की तरफ जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो आपकी हो जाएगी I1 और इधर जो धारा चली जाएगी वो हो जाएगी आपकी I2। इधर तो बह रही है I2 और इधर यहाँ इसमें जो बह रही है वो कितनी है आपकी I1। और यहाँ से कितनी है? यहाँ से विद्युत धारा कितनी जा रही है? I। इधर कितनी है? I1 और यहाँ कितनी I2। तो इस पॉइंट B पर इस विद्युत धारा I का विभाजन हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि एक चीज और पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए कि श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान होती है? विद्युत धारा समान होती है। और समांतर क्रम में क्या होती है? समान वोल्ट का समान होती है। अब इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चित्र से एक चीज क्लियर हो रही है कि जितना वोल्टेज इस बैटरी के सिरों पर है उतना ही वोल्टेज इस प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न होगा यानी विभवापतन होगा। उतना ही R2 यहाँ पर होगा, R2 के सिरों पर होगा यानी कि यहाँ पर भी कितना होगा वोल्टेज V और यहाँ पर भी कितना होगा B होगा। यहाँ पे ले दे रहा हूँ इस पर डालो
बी। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले आई, ये हो गया आपका बी और ये भी बी और ये हो गया आपका बी। ठीक है, अब इतना ही चित्र आपको समझना है। एक बैटरी हमने लगा दी है 20 वोल्टेज की, दो प्रतिरोध R1 और R2 को हमने यूज किया है, जिनको हमने किस क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। ठीक है, और उसके बाद धारा का अगर हम प्रवाह देखेंगे तो यहाँ से जो धारा आई रही है बिंदु बी इस नोड पॉइंट है, और नोड पॉइंट पर विद्युत धारा आई दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक इधर I1 और एक इधर ये आपका I2। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि धारा विभाजन नियम में किस प्रकार कुछ फॉर्मूले प्राप्त आपको होंगे। ठीक है, चलिए देखिए धारा विभाजन नियम में हम पूरे परिपथ की अगर हम बात करें, पूरे परिपथ की, तो इन R1 और R2 को पहले हम पूरे प्रतिरोध दिखाएंगे चित्र में। चित्र से कैसे लिखिए, चित्र से नोट्स बनाने हैं यहाँ से भी, चित्र से R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए कि किस प्रकार से होगा, समांतर क्रम, क्योंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है। R1 और R2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा तो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तुल्य प्रतिरोध में क्या मान लिया, Req। तुल्य प्रतिरोध क्या माना हमने, Req इक्विवेलेंट, और इधर आपका ये आ जाएगा R1 और ये आ जाएगा 1/R। इसको सॉल्व करेंगे, Req ये जो आपको मिलेगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R। या इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसको पलट देंगे। अब क्या करेंगे, इसको पलट दीजिए, यानी 1/Req जो है वो बराबर आता है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। इसको चेंज कर देंगे तभी तो Req की वैल्यू मिलेगी, तो Req बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया, यानी कि इस परिपथ में जो R1 और R2 प्रतिरोध लगे हुए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध आपके पास ये है R1 R2 अपॉन R2 प्लस R। इसको नोट कर लेंगे आप, और इसको हटा लो। अब देखिए इसमें पूरे परिपथ के लिए अगर हम बात करें ओम के नियम से, इसी के आगे ओम के नियम से पूरे परिपथ के लिए, तो B वोल्टेज कितना है, इसी वोल्टेज के कारण इसमें पूरे में परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस B बराबर करेंगे B, और यहाँ से कितनी धारा इसमें बनी है I, यहाँ से धारा कितनी बनी I, और इधर टोटल प्रतिरोध कितना हो गया है Req। तुल्य प्रतिरोध हो गया, या यूं कह दीजिए इसको ज्यादा सेकंड नंबर है क्या है, इसको ऐसे कह दीजिए कि B बराबर I और Req की जो वैल्यू निकाली है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, B बराबर I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। ये हमने अब समीकरण 1 का आपको प्रयोग करना है, ये हमने वैल्यू करके देख ली। समीकरण 1 से यहां से आप इसका मान निकालेंगे, B का मान नहीं पहले से, तो देखो जरा B का मान इसको यूज पहले से लिखा हुआ है, B का मान निकाले तो नहीं। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए
प्रतिरोध R1 के लिए, पहले प्रतिरोध R1 के लिए हम देखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो प्रतिरोध R1 से संबंधित विभव कितना है? V वोल्ट, क्योंकि ये इसके तीनों क्या है, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में वोल्टेज कैसे कहती है? समान होती है। तो प्रतिरोध R1 से संबंधित वोल्टेज कितना है? V, और उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I1, और प्रतिरोध कितना है? R1। तो प्रतिरोध R1 के लिए V बराबर क्या आएगा आपका? I1 into R1। क्या आ गया? V बराबर I1 into R1। यहां से I1 का मान निकालिए, तो I1 बराबर आपका आ जाएगा V अपॉन R1। I1 का मान निकालो, तो I1 का मान कितना आ जाएगा? V अपॉन R1। V का मान समीकरण 1 से रख दीजिए। V का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, तो I1 बराबर आपको क्या मिलेगा? V बराबर आपको क्या है? I इंटू R इंटू अपॉन R। धारा विभाजन होते ही जो पहले प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 है, उसका मान आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। देखिए कि प्रतिरोध R1 में जितनी धारा प्रवाहित हो रही है I1, उसका मान आप इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। I1 बराबर I R अपॉन R1। अब इसी प्रकार से नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। अब इसी प्रकार R2 प्रतिरोध के लिए देख लीजिए। R2 प्रतिरोध के लिए इसी प्रकार R2 प्रतिरोध। अच्छा, मैं आपसे R2 पर वोल्टेज कितना है? V। क्यों? क्योंकि दोनों ही है समांतर क्रम में, ठीक है। इसमें प्रवाहित धारा कितनी है? I2। ओम के नियम लगा दीजिए, ओम के नियम से इसमें भी लगाया था हमने, ओम के नियम से, ठीक है। ओम के नियम से क्या आएगा? V बराबर धारा कितनी, विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I2। प्रतिरोध कितना है? R2। V बराबर I होता है, तो उसी के अनुसार हमने लगाया था V बराबर I2 into R2। समीकरण 1 से इसमें पहले I2 का मान निकालो। I2 बराबर क्या आ जाएगा? V अपॉन R। I2 का मान निकालिए, तो I2 का मान कितना आ रहा है? V अपॉन R। समीकरण 1 से पुनः V का मान इसमें रख दीजिए। समीकरण 1 से V का मान रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास? I2 बराबर V का मान कितना? V का समीकरण 1 में V का मान कितना था आपके पास? V का मान था आपका I इंटू R E Q। वेल रख दीजिए, I इंटू R E Q अपॉन R। देखिए, जब समीकरण 1 से V का मान आप रख देंगे तो दूसरे प्रतिरोध R2 में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कितना आ जाएगा आपके पास? I2 बराबर I R E Q अपॉन R। यानी जो ये विद्युत धारा I बिंदु B पर दो भागों में विभाजित हो रही थी, I1 और I2, उन दोनों के मान इस प्रकार I1 का अभी आपने नोट कर ही होगा, ठीक है, इससे पहले, और I2 ये है आपका, दोनों धारा I1 और I2 का मान ज्ञात किया जा सकता है, और इसे ही कहते हैं धारा विभाजन नियम, ठीक है। परिपथ में कई धाराएं होंगी, उनका आप मान आप ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। I3 होगी तो उसको भी ऐसे प्रकार यूज कर सकते हो, I4 I5 जितनी हो उनका फॉर्मूला इसी प्रकार से ज्ञात करके उन धाराओं का आंकिक मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका धारा विभाजन। अब
आपके दोनों नियम क्लियर हो गए, वोल्टा विभाजन नियम और आपका धारा विभाजन नियम। अच्छा, वोल्टा विभाजन नियम और धारा विभाजन नियम में एक चीज आपको याद रखनी है कि वोल्टा विभाजन नियम में दोनों प्रतिरोध जो थे R1 R2 किस क्रम में जुड़े हुए थे, श्रेणी क्रम में, और धारा विभाजन नियम में किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। इस चीज का ध्यान रखेंगे जब आप डायग्राम वगैरह बनाएंगे। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका, ऐसा टॉपिक है बहुत सिंपल है और 11वीं 12वीं आपने कहीं ना उसको पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है, और फिर से पढ़ने लगेगा, अभी जब लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ ये हमने पढ़ा हुआ। और वो जो टॉपिक है वो है किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम। पढ़े ना, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम। कितने नियम होते हैं आपको पता है? 2 नियम। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा नियम होता है? संधि का नियम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि का नियम। संधि का नियम। इसका एक और नाम होता है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, कभी कभी जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम है वो कौन सा नियम कहलाता है। तो उसमें ऑप्शन में दिए रहे होते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण नियम या आवेश संरक्षण नियम या संवेग संरक्षण नियम या कोणीय संवेग संरक्षण नियम, इस प्रकार से आपके ऑप्शन रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी जो प्रथम नियम है, 2 नियम कौन होते हैं? तो पहला जो नियम है उसका एक तो नाम होता है संधि का नियम, और दूसरा जो इसका नाम होता है वो होता है आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम, ध्यान रखेंगे इसी को। पहले नियम का क्या कहना होता है? संधि का नियम। दूसरा आवेश संरक्षण नियम, इसका नाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नियम कौन सा होता है? जिसको जो बहुत फेमस है और पूरी इस इलेक्ट्रॉनिक्स के 3rd पेपर में जब तक पूरा पेपर खत्म हो जाएगा ये दूसरा नियम इस पूरे पेपर में यूज होता रहेगा। दूसरा नियम कौन सा नियम होता है इसमें? क्या बोलते हैं? कहते हैं अगर शॉर्ट, देखिए एक चीज अगर शॉर्ट में बात करें इसको केसीएल बोलते हैं। केसीएल मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम या संधि नियम, केसीएल, ठीक है, पहले नियम। अच्छा, दूसरे को क्या बोलते हैं? वोल्टता नियम। क्या बोलते हैं? वोल्टता नियम। एक और नाम होता है इसका लूप का नियम या लूप नियम, वोल्टता नियम या लूप नियम। और जैसे पहले वाले का नाम है आवेश संरक्षण नियम, इसी प्रकार दूसरे का भी यानी दूसरा जो नियम होता है उसका भी एक ऐसा ही नाम है, वो किसी चीज संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? देखिए जरा, उसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम। क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण नियम। तो ये पहला नियम है और ये दूसरा नियम है। इसको जो शॉर्ट में बोलते हैं KVL, याद करो KVL, और ये ऊपर वाला हो गया आपका KCL। दूसरे नियम को क्या बोलते हैं? KVL, और पहला जो नियम वो क्या हो गया आपका? KCL। इन्हीं दोनों नियमों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहला जो नियम है प्रथम नियम।
इसको क्या कहते हैं, संधि का बिंदु कहते हैं। या धारा बिंदु कहते हैं, करंट नोड। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। अब इसको मैं हटा देता हूँ, नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, प्रथम एक की हम बात करते हैं। तो पहले जैसे सैद्धांतिक भाग को भी देखेंगे कि क्या इसका सैद्धांतिक पार्ट है। ठीक है, चलिए देखिए इसके सैद्धांतिक पार्ट को देखते हैं। सैद्धांतिक पार्ट का मतलब है ये कि किसी परिपथ में, सैद्धांतिक पार्ट जब डेफिनेशन की आप बात करेंगे क्या निकलता है कि किसी परिपथ में संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं तथा उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर। इसका होता है बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए जरा इसको दोबारा से बता रहा हूँ कि किसी परिपथ में उपस्थित संधि पर आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। उसको आप देखें किस प्रकार से, एक छोटा सा चित्र है, डायग्राम इसका बना रहे हैं, देखिए किस प्रकार से है। इधर बना रहे हैं, ये आपका संधि बिंदु, इसको हमने I1 बना लिया, इसे I2, इसे I3, I4, I5, I6, I7। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये संधि बिंदु है। चित्र को देखिए जरा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि संधि बिंदु से कुछ धाराएं, ये जो एरो के जो चिन्ह है जो अंदर की तरफ है, वो इसका मतलब ये है कि वो जो विद्युत धारा है वो संधि की ओर जा रही है। और जैसे ये चिन्ह हुआ, ये हुआ, तो ये बाहर की तरफ है। इसका मतलब ये है कि वह विद्युत धारा उस संधि बिंदु से बाहर की ओर जा रही है। अब इस चित्र में जरा ध्यान से देखेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कौन सी धाराएं संधि की ओर आ रही है और कौन सी धाराएं संधि से दूर जा रही है। देखिए जो I1 धारा है वो संधि की ओर आ रही है, क्योंकि संधि की ओर ये जो एरो लगा हुआ है वो बता रहा है। I2 धारा भी संधि की ओर जा रही है, I3 धारा संधि से दूर जा रही है, I4 जो विद्युत धारा दूर जा रही है, I5 संधि की ओर जा रही है और I6 संधि से दूर जा रही है और I7 भी इसी प्रकार संधि से दूर जाने वाली विद्युत धारा है। अब देखिए नियम क्या कहता है, चित्र समझ में आ गया। अब इसी नियम में अच्छा एक इस यहाँ चित्र में एक चीज और अभी नोट करा देंगे, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि कौन सी विद्युत धारा को आप धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे और कौन सी विद्युत धारा को आप ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। समझिए उसको ध्यान से कि वह धारा जो संधि की ओर आ रही है, वह धारा जो संधि की ओर आ रही है उसे आप धनात्मक चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे। याद अब लिखेंगे समीकरण तो उस विद्युत धारा को जो संधि की ओर आ रही है उसको आप धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं और जो धाराएं संधि से दूर जा रही है उनको आप ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें I1 से मैं आपको पूछूं कि I1 जो धारा है वो कौन से चिन्ह के साथ आप प्रदर्शित करोगे, अंदर की ओर आ रही है तो कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा प्लस हो जाएगा। और I4 जो I3 जो धारा है विद्युत धारा है वो संधि से कैसे जा रही है, दूर की तरफ जा रही है, इसको कौन से चिन्ह के साथ आप प्रदर्शित करेंगे, तो ये जो प्रदर्शित की जाएगी वो होगी माइनस चिन्ह के साथ। क्यों, क्योंकि यह संधि से किधर जा रही है, दूर जा रही है, संधि से दूर।
अब इसी प्रकार I4, I5, I6 इसके चिन्ह निर्धारित किए जा सकते हैं जब इन्हें प्रदर्शित किया जाए। देखिए ये चित्र समझ में आ गया आपने। अब इसके सैद्धांतिक से हम जो बात करते हैं, देखिए लिख देता हूं, परिपथ के संधि बिंदु, इसका जो डेफिनेशन है, संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं तथा बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर है। नोट कर लेना, परिपथ के संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं तथा बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है। अर्थात समेशन I बराबर आप लिख सकते हो 0। समेशन I मतलब संधि बिंदु पर जितनी धाराएं आएंगी और सबका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? 0। अब इसको अगर इसका विस्तार रूप अगर देखेंगे है तो चित्र के हिसाब से देख रहा है किस प्रकार होगा। I1 धारा हम लगाएंगे तो I1 प्लस के साथ लिख दी, उसके बाद I2 धारा प्लस, क्यों? क्योंकि अंदर जो हो रहा है बाहर जो पहुंच जा रही है I3 तो I2 कौन सी शब्द लेंगे हमने? माइनस। उसके बाद I4 देखते हैं, I4 कैसा है? I4 है माइनस और I5 है प्लस। उसके बाद माइनस होगा I6 और माइनस होगा I7। और तो कुछ उदाहरण नहीं छोड़ के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपकी बराबर में क्या आ जाएगा? इससे 0 आ जाएगा। ये सभी धाराएं आपकी इस बिंदु से संबंधित हैं और उनको उनकी दिशा के आधार पर उस चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I5, बाकी माइनस वाली जितनी धाराएं हैं उनको बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए। क्या जाएगा? I3 प्लस I4, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस I6 प्लस I7, ये हो गया। ये किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम है, जैसे संधि का नियम या धारा नियम और इंग्लिश बोले तो KCL कहते हैं। ये आपका प्रथम नियम है। अब वो नोट जो चीज है वो नोट लिख लीजिए, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए नोट लिख लीजिए इसका। इसी नियम में क्या है, इस संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह तथा संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है।
ये नोट है, इसको आप जरूर नोट करना उसके बाद। उसी पहले नियम की बात हो रही है और पहले नियम में ही ये नोट है। ये कैसे पहचानेंगे क्या कि जो कौन सी धारा को आप प्लस के साथ लेंगे, कौन सी धारा को आप माइनस के साथ लेंगे। तो ये सिंपल सा है कि जो वैद्युत धारा संधि की ओर आ रही है वो प्लस के साथ ले लेंगे, और जो विद्युत धारा संधि से दूर की ओर जा रही है उसको आप ले लेंगे माइनस के साथ। ये हो गया आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, अब देखिए जरा द्वितीय नियम। क्या रखा? वोल्ट का नियम, वोल्ट का नियम और केवीएल ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। इससे पहले जो प्रथम जो नियम बताया उसमें अगर वो उसी नोट पे एक लाइन में लिखे ना कि किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस नियम को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द्वितीय नियम क्या होता है, कैसे होता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, इसका उपयोग इस पूरे पेपर में लास्ट तक होगा। इसको जब लेक्चर होगा इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें।